नमस्कार। स्टोरी ट्रेंड में मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपको अलग-अलग तरीके की न्यूज़ दिखाऊँ, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो। ऐसे लोगों से भी आपको रूबरू करवाऊँ जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया है, कुछ नेक काम किए हैं। इसी सीरीज़ में मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ अविनाश दुगर से, जो कि जमशेदपुर में एक अलग तरीके का कैफ़े चला रहे हैं। इन्हीं से हम पूछते हैं कि क्या खासियत है इनके कैफ़े में, किस तरीके से ये काम करते हैं और क्या चैलेंजेस आए हैं इनको इस तरह के अलग तरीके के कैफ़े चलाने के लिए। तो अविनाश जी, स्वागत है आपका स्टोरी ट्रेंड में। कब से आपने शुरुआत की और क्या यूनिक पॉइंट है, सबसे पहले आप बताएं आपके कैफ़े का, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बार-बार ये बोला है अलग तरीके का कैफ़े। तो किस तरह का कैफ़े चलाते हैं आप? ये कैफे की शुरुआत जुलाई 2016 से हुई थी। और जैसा कि आपने पूछा, कैफे को चलाने का जितने भी काम होते हैं, चाहे उसके अंदर में कुकिंग का पार्ट हो, सर्विंग का पार्ट हो, हाउसकीपिंग हो, यहाँ तक कि शॉपिंग करने जाना हो, कस्टमर्स के पेमेंट लेके पीओएस मशीन यूज करने की बात हो, हम कई तरह के इवेंट्स करते हैं, उन सब इवेंट्स के अंदर में पार्टिसिपेशन का हो, ये सारा कुछ हमारी जो टीम है, जो डेफ लड़के लड़कियों की है, और अभी रिसेंटली लास्ट 1 साल से हमारे साथ 2 ऑर्फन लड़कियां भी जुड़ी हैं। ये सब कुछ उन्हीं के बदौलत होता है, वो ही करते हैं। और हमारा फोकस भी था कि हम कैफे के अंदर में ना सिर्फ उन्हें वेटर के रूप में हम उनको एक कहते हैं प्लेटफॉर्म देंगे, बल्कि वो हमारे यहाँ डिफैक्टो शेफ के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। और एक मुकाम के बाद उन्हें ये महसूस होगा कि मैं आज इतने साल के काम करने के बाद आज मुझे पिज्जा, पास्ता, सैंडविच, बर्गर, ये तरह-तरह की जितनी भी चीज़ें होती है कैफ़े में, वो मुझे बनाना आता है। और जब गेस्ट एप्रिशिएट करते हैं कि ये जो बना ये बहुत अच्छा बना, इसमें हम 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 जब देते हैं, और ये चीज़ जब उन्हें महसूस होती है, जब उन्हें बताया जाता है, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो आपको किस तरह से आपने शुरुआत इसकी कैसे की? कैसे आपकी ये सोच आई कि आपको ऐसे लड़के-लड़कियों को अपने यहाँ एम्प्लॉयी रखना है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। बिल्कुल आपको लगेगी जैसे बॉलीवुड का कोई फ़िल्म चल रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट करीब-करीब 10-11 साल तक मैंने काम किया। और मेरा हमेशा से मेरी अंदर में एक जो यूएसपी रहती है मेरी खुद की, वो है क्रिएटिविटी। मैं हमेशा एक वर्ड को बड़े अपने अंदर सँभाल के रखता हूँ, वो है पिक। पी स्टैंड्स फॉर पैशन, आई फॉर इमेजिनेशन, और सी स्टैंड्स फॉर क्रिएशन विद क्रिएटिविटी। तो शायद वही वजह रही, मैं अपने कॉर्पोरेट लैडर में भी मैंने बहुत जल्द अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी बनाई। और फिर उन सालों के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर में कुछ और भी क्रिएटिविटी है जो शायद मैं यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कुछ नया करना है, मैं खुद का अपना कुछ बहुत यूनिक सा कुछ करूँ। तो उस दौरान मैंने अपने जो शौक है एडवेंचर स्पोर्ट्स के, वो करने के लिए जब मैं कई कंट्रीज विजिट किया, वहाँ देखा मैंने कि चाय की कितनी बड़ी दुनिया है। हाँ, हमारे देश में हम सिर्फ 2-3 तरह की चाय जानते हैं कि अदरक वाली चाय हो गई, नींबू चाय हो गई, और वहाँ चायों के शायद आपको 200 तरह के वैराइटीज़ अवेलेबल हैं कैफेटेरिया में। तो कुछ सीखा, कुछ सीख के आने के बाद आप जब 12 साल तक किसी व्हाइट कॉलर जॉब में रहते हो, तो जल्दी से कुछ बिज़नेस वेंचर करना, इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं होती। बट मुझे वो कियोस्क जो मैंने देखे थे बाहर, तो मुझे बड़ा एक फैंसी लगा कि यार मैं क्यों ना अपने शहर के अंदर में खूबसूरत सा एक कियोस्क बना के रोड साइड में गेस्ट को चाय पिलाऊँ। और बड़ी जद्दोजहद कह दें, बड़े पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ के साथ मैंने वो स्टार्ट किया। और फाइनली जब वो चला तो बहुत लोगों ने एप्रिशिएट किए, बहुत लोग चाय पीने आने लगे उस मेरे कियोस्क में, जो रोड साइड में हम सुबह 6 बजे स्टार्ट करते थे। और ये करीब-करीब 4-5 महीने की जर्नी के बाद एक दिन एक डेफ लड़की अपने भाई के साथ चाय पीने आती है। और चूँकि हमेशा से मार्केटिंग में रहा और बोलने की, बात करने की आदत रही हुई है, उनके भाई के थ्रू मैंने ये बात करने की कोशिश की कि भई आपकी बहन ये क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया कि चूँकि ये बोल-सुन नहीं सकती, तो इसे जल्दी से कोई जॉब नहीं देते हैं, और एक जॉब हुँ। मिला भी था किसी इंडस्ट्री के अंदर में, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल वाला काम था। और ये बातों के साथ मैंने जब उनका चेहरा देखा, तो मुझे लगा कि वो समझ रही है कि उसके भाई उसके बारे में बता रहे हैं, और उसका दर्द उनके चेहरे पे मुझे दिख रहा था। उस दिन का याद है मुझे, जब घर लौट रहा था, तो मेरी पूरी जर्नी में मुझे नहीं पता मैं घर कैसे कब कैसे पहुँच गया, अगल-बगल मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट मेरे ज़ेहन में वो घूम रहा था कि यार आज मुझे एक बहुत अच्छा एक
रीजन मिला है कि मैं कुछ चैलेंजिंग हमेशा करना चाहता था। इस चैलेंज को अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अगर डेफ लोगों को एम्पावर करूं, और मैं कियोस्क में मैं कब तक चलाऊंगा, मुझे कहीं ना कहीं कैफे खोलना है और मैं कैफे खोलूं इनको लेके। मैं आपको बताऊं, उसी दिन मैं घर जाके वापस निकला हूं और मैं डेफ लोगों को ढूंढने लगा, मिल गए मुझे। 6 जन की टीम बनाई हमने, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया घर से 1.5 महीने करीब या 2 महीने तक। और उस दौरान तक हमने कैफे की जगह स्टार्ट की, और फिर हमने कैफे स्टार्ट ही किया शुरू में 6 डेफ लड़कियों के साथ में। और जैसा कि आपका सवाल होगा कि शुरू में क्या दिक्कतें आई, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। ना मैं उनको समझ पा रहा था, ना वो मुझे समझ पा रहे थे। अगर मुझे पानी भी मांगना होता था या उनको मुझसे कुछ काम होता था, वो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। तो चूंकि वो बैरियर था, वो लैंग्वेज का था, तो जल्द ही मुझे समझ आया कि नहीं, आइदर आई हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज from them or maybe from internet, otherwise this would be very difficult to continue. So this is what I did. I learned from them. I learned from reading books and through some online courses again. But gradually what I felt and what I saw after a few months of the operation is we collided very well, and it went so nicely that हम कैफे के अंदर में हर काम को बखूबी कर पाए। जैसा कि आपने बताया आपके लिए इतना चैलेंजिंग था, तो जो आपके यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं, वो किस तरह से डील कर पाते हैं? आपके एम्प्लॉइज़ उनके उनके ऑर्डर्स कैसे ले पाते हैं? कैसे उनसे कम्युनिकेट करते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो हमने महसूस किया है, जब कोई गेस्ट आते हैं कैफ़े में, तो उन्हें ज़्यादा कंसर्न रहता है कि भई उनकी चीज़ ऑर्डर जो है वो अच्छे से बन के उन तक पहुँच जाए, वो टेस्टफुल हो। और ऑर्डर लेने की जहाँ तक बात है, कई बार गेस्ट खुद ऑर्डर बुक में ऑर्डर लिखते हैं। हमारी टीम खुद, जो चूँकि वो पढ़े-लिखे हैं, सभी कहीं न कहीं 10th-12th किए हुए हैं, तो वो ऑर्डर कस्टमर की खुद नोट कर लेते हैं, और कुछ केसेस में हम लोग खुद जाके भी ऑर्डर लेते हैं। तो वहाँ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। अब सबसे अच्छी बात ये रही, चूँकि हमने पहले दिन से हमारी टीम को किचन में डाला, हमने उनको कुकिंग की स्किल देने की कोशिश की, तो हमने अब जब समझ गए कि भई उन्हें ये चीज़ बनानी है और इसका नाम ये है, तो आप हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब एक ही चीज़ को आप बार-बार देखते हो, तो कुछ दिन के अंदर में आपके अंदर में वो स्किल आ जाती है। तो ग्रेजुअली उनके अंदर स्किल आई कि अगर आज पनीर टिक्का पिज़्ज़ा बनना है, तो इसके अंदर में क्या चीज़ जाएगी? आज अगर मान लीजिए कि आपको चीज़ बर्गर बनाना है, तो इसमें क्या चीज़ जाएगा? इसी तरह से हर चीज़ों को वो समझ गए और वो बनाते हैं। फिर टेबल पे जाके सर्व करना है, टेबल पे जाके सर्व करते हैं, और कोई फीडबैक होती है, वो भी उन तक पहुँचती है और उस चीज़ को वो बिल्कुल हैंडल कर लेते हैं। आपको सपोर्ट किस तरह से मिलता है? ये सब काम आप खुद कर रहे हैं या कोई आपके पास कोई सपोर्ट भी है ये सब करने के लिए? इनिशियली जब मैंने कियोस्क स्टार्ट किया था, तब मेरे फैमिली मेरे अगेंस्ट थे। मेरी डॉटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, वो उस वक़्त बड़ी छोटी-सी थी, शायद तो 7-8 थी, 7-8 इयर्स की रही होगी। बट फैमिली को लगा कि यार ये वाइस प्रेज़िडेंट का जॉब छोड़ के ये रास्ते पे जो ठेला में चाय शुरू करके बेच के आता है, क्या हो गया इसको, मतलब तो उनके लिए बड़ा समझना मुश्किल था। बट मेरे अंदर में एक द्वंद चल रहा था, तो और आज 5 सालों के अंदर में मैं बताऊँ, मेरे मॉम-डैड, मेरी फैमिली सब इतने खुश होते हैं कि आज एक हमारी फैमिली है। हम हर तरह का ओकेज़न सेलिब्रेट करते हैं हमारी टीम के साथ में, और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे इवेंट करते हैं हम हर साल, जिसके अंदर में आप कहेंगे शहर का पहला काइट क्रांति, पतंग महोत्सव, वो ला ग्रेविटी ही करता है जमशेदपुर में। टैंगो विथ मैंगो, आम को लेके इवेंट होता है, वो हमारा ला ग्रेविटी करता है। तरबूज को लेके मेलन से मिलन, बहुत खूबसूरत इवेंट होता है, जो पूरे शहर वेट करता है इसके लिए। वो हमारा कैफ़े हर साल करता है। और हमारा जो एनिवर्सरी होती है कैफ़े की, वो होती है 28th जुलाई को। उस दिन हमारा एक बहुत खूबसूरत इवेंट होता है, खामोशी विथ लाइफ। तो आप वर्ड से भी समझ सकते हैं, वो ग्लोबल इवेंट होता है, सारे डेफ लोगों के लिए होता है। इस बीच में कई सारे और हम लोग इवेंट्स करते रहते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। तो सपोर्ट की जहाँ तक बात है, सोसाइटी ने बिल्कुल सपोर्ट दिया। आज कैफ़े हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कैफ़ेज़ में आता है, और मुझे लगता है शहर के हर वर्ग कहीं न कहीं हमारे कैफ़े आ चुके हैं। बहुत एप्रिशिएट करते हैं हमारी टीम की काम को देखते हुए, हमारी टीम की जो एक स्माइलिंग फेस रहती है, उनको देखते हुए। और ऑफ कोर्स इस तरह का कोई भी वेंचर नहीं आगे बढ़ता जब तक आपको सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होता है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अगर हमारे यहाँ कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं भी बनी,
तो बहुत पॉजिटिवली उस चीज को लेते हैं और बताते हैं कि आज ये अच्छा नहीं बना, आज हमें पसंद नहीं आया, और हमारी होती है कि यार नेक्स्ट टाइम इसको और बेहतर करके भेजना है। तो लर्निंग करते हैं, सीखते रहते हैं, इसी वजह से आज यहाँ तक हैं और आगे की कई सारे प्लान्स हम कर पा रहे हैं। जी, गवर्नमेंट की भी कुछ सपोर्ट मिलती है आपको? क्या कभी आपने कोशिश की गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट लेने की? ऑनेस्टली आज तक गवर्नमेंट या किसी भी और तरह के इंस्टीट्यूट से आप कह सकते हैं जीरो सपोर्ट। इनफैक्ट हमने कभी अप्रोच नहीं किया, हमने कभी चाहा भी नहीं कि हमें कहीं तरह से भी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट की जरूरत है। अगर सपोर्ट चाहिए तो मैं कहूँ सोसाइटी से ही चाहिए कि वो अप्रिशिएट करें, वो हमारी कमियों को हमारे सामने बताएं। और एक कैफे क्या होता है, कैफे वो जगह होती है जहां आप खाने पीने के लिए आते हो, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आते हो। तो उसमें दो ही फैक्टर होती है आपके लिए, कोई एम्बियंस, आपका फूड क्वालिटी। अगर वो दोनों चीज अच्छी है, आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर अच्छा है, तो वो कैफे मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं भी आप खोलेंगे तो चलेगा। इसके अलावा अ, अ, हमें मुझे नहीं लगता कि और कहीं जरूरत है। हाँ, एक चीज जरूर मैं महसूस करता हूँ, जो चैलेंजेस की आप शायद मुझसे बाद में पूछोगे, हुँ, तो ये चैलेंजेस इनफैक्ट कहीं बाहर नहीं है, वो चैलेंजेस हमारे खुद के साथ है। वो है डेफ कम्युनिटी खुद। आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो हुँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेफ या कोई भी तरह के जब चैलेंज्ड बच्चे हमारे घर पे होते हैं, तो माँ-बाप का एक स्पेशल केयर हो जाता है उनके लिए कि या चलो इसको बहुत प्रिविलेज देना है हमें। हुँ, सोसाइटी के भी कुछ वर्ग सोचते हैं यार इन्हें प्रिविलेज देना है। तो इससे क्या होता है, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके अंदर में एक चीज़ होती है कि यार मुझे ना हर चीज़ प्रिविलेज के रूप में मिल जाएगी, कोई चीज़ मुझे फ्री मिल जाएगी, या मैं नहीं भी करूँगा तो मुझे मिल जाएगी। हुँ, तो ये जो है कि नहीं भी करूँगा तो मिल जाएगी, ये अधिकतर डेफ कम्युनिटी में भी मैंने महसूस किया है। तो जल्दी से क्या होता है कि आप काम और हार्ड वर्क, ये आपके हमारे बीच में तो बहुत ज़्यादा है कि भई अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली को हम सपोर्ट कैसे कर पाएँगे। बट ऐसे कई फैमिलीज़ दिखती है जहाँ डेफ बच्चों के पेरेंट्स, वो भले ही आज 30 साल के 40 साल के हो गए, पेरेंट्स सपोर्ट हुँ, करते हैं अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं। हुँ, तो पूछने पे ये पता चलता है कि नहीं भई मेरा बच्चा बोल सुन नहीं सकता है, तो वो कुछ कर कैसे पाएगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है उनको कन्विंस करने में कि नहीं, आपके हुँ, बच्चे बहुत कुछ कर बिल्कुल। सकते हैं। आज वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर में हमारे यहाँ टीम में हमारी मोनिका महतो है, वो अबू धाबी स्पेशल ओलंपिक्स में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत के आई है। हमारे यहाँ एक टीम मेंबर है नंदिता, जो एथेंस के अंदर में साइक्लिस्ट में गोल्ड मेडल जीत के आई है। जी, आर्टिस्ट है हमारे यहाँ, और हमारी टीम ने आज कैफे चलाया तो वो उनकी मेहनत की वजह से चला। तो ये चीज़ डेफ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं सारी दुनिया में, खास करके हमारे इंडिया में समझने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को वो फ्रीडम और वो लिबर्टी दो कि वो निकलें और काम करें, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। कितने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ आज के दिन में आप 8 हमारे यहाँ जो हैं वो डेफ हैं, 2 हमारे यहाँ ऑर्फन हैं और 1 हमारे यहाँ हियरिंग दीदी है। हुँ। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। अच्छा, मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप अलग-अलग तरीके के कैम्पेन्स भी चलाते हैं, नो हॉकिंग कैम्पेन या इस हाँ। तरीके के कैम्पेन्स भी चलाते हैं। तो वो आप किस तरीके से करते हैं? ये भी एक बड़ा संयोग रहा कि मैं किसी दिन एक जगह पे था, ये इंडिया से बाहर की बात है, जो छोटे से नैरो लेन के अंदर मैं जा रहा था। तो मैं नैरो लेन के डेड एंड तक जब पहुँचा, उस वक़्त मैंने टर्न करके देखा कि एक कार मेरे ठीक पीछे-पीछे आ रही है। तो मैंने सोचा यार ये कार मेरे पीछे-पीछे आ रही है, ये चाहता तो मुझे हॉर्न देके मुझे साइड कर सकता था। बट इसने पैशेंस रखा कि अब तो आगे जाके मैं टर्न ले लूँगा और वो भी अपने रास्ते में घूम जाएगा। मुझे वो आज भी ज़हन में याद रहा उस दिन से कि यार हम इतना हॉर्न बजाते हैं रोड पे गाड़ी चलाते हुए। बहुत साल हो गए इस बात को, आज 12-13 साल पहले की बात हुँ, होगी। उस वक़्त से आज तक मैं अपने कार में बिल्कुल हॉर्न नहीं बजाता हूँ। मेरी कार के पीछे लिखा हुआ है आई डोंट हॉन्क, और आगे एक केतली, चाय की जो केटल होती है थैंक वो माउंटेड जी, की है हमने। उस हुँ, केटल के ऊपर में मैसेज लिखा हुआ है नो हॉकिंग, हॉकिंग के जो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो मुझे लगता है कि चूँकि ये भी एक संयोग है कि आज मैं ऐसी टीम के साथ काम करता हूँ, जहाँ बिल्कुल एक पीसफुल शांत एटमॉस्फेयर होता है, या शांत एटमॉस्फेयर होता है। शांत तो एटमॉस्फेयर। मेरे अंदर में आ गई कि मैं अब मुझे वो हॉर्न और रोड की आवाज़ भी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो हमने नो हॉकिंग का कैंपेन किया, हॉन्क फ्री टाटा के नाम से ट्विटर हैंडल स्टार्ट किया, स्टिकर्स बनाए, गाड़ियों में चलाया, एक सिंबॉलिक स्कल्पचर बनाया, जो फिगराइन है वो फिगराइन हमने रांची शहर जो है हमारा कैपिटल, वहाँ के एक बहुत प्रोमिनेंट आइलैंड में हमने इंस्टॉल किया है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ।
और हर तरह से हम लोग जो है लोगों को, हमारे यहाँ से जब टेक अवे जाता है, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले टेक अवे गया, तो उस टेक अवे के बैग में हम लोग एक वो हमारा जो हॉन्ग फ्री स्टिकर बना हुआ है मैसेज के साथ, वो हम उस कैरी बैग में डाल देते हैं, ताकि हर आदमी पढ़े और इसी को महसूस करे। तो शायद शहर में आज जितनी आवाज है गाड़ियों की, आप देखोगे उसमें से 90% तो जरूरत भी नहीं है। जी। बड़ा हम लोग सिग्नल पे भी खड़े होते हैं, ग्रीन होते ही आप देखोगे पीछे से गाड़ियां आवाज देनी शुरू कर देती है। थोड़ा पैसेंस रखेंगे तो सभी आगे बढ़ने ही है, बट हमारे अंदर वो नहीं है और हम अननेसेसरी हॉन्किंग करते हैं। मैं आपके मार्फत में सभी व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोशिश करके देखो कि आप 3 दिन बिना हॉर्न के गाड़ी ड्राइव करो, बखूबी बहुत अच्छा कर पाओगे। और एक तरह का ये मेडिटेशन है, आपके अंदर में जब ये चीज आ गई कि आप अपने अर्ज को कंट्रोल करते हो हॉर्न से, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी जो जिसे हम कहते हैं कि हमें उत्तेजना या गुस्सा आता है, वो आपका अपने आप कम होते जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। जी, अविनाश जी, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने और आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा वाक़ई काम कर रहे हैं, चाहे ऑर्फन्स हों या जो डेफ एंड डम्ब लोग हैं, जो नहीं सुन पाते, बोल पाते, और भी बहुत सारे आप काम कर रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये स्टोरी सुनकर स्टोरी ट्रेंड के माध्यम से और भी लोग इंस्पायर हों और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करने की इच्छा उनमें जागे और वो इसी तरह से कुछ काम करना शुरू करें। स्टोरी ट्रेंड में समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं लास्ट एक बात और इसके थ्रू कहना चाहूंगा कि सारे यूथ को आज के दिन में, कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है और होने वाला है आगे पोस्ट कोविड। अगर कोई भी यूथ ये अपने शहर में इस तरह की कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ना चाहें तो हमसे कांटेक्ट करें। हम हर संभव अपनी एक्सपर्टाइज को शेयर करने में बिल्कुल तैयार होंगे। हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर हैंडल है @lagravity के नाम से आप फॉलो करें। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको कि आप एक कमर्शियली वायबल एक वेंचर को चलाते हैं और एक सोशल वर्क भी होता है। ये दोनों आपस में जुड़ के चलती है जब आप इस तरह से कोई भी काम करते हैं, किसी भी जी। स्पेशली चैलेंज बच्चों के साथ। तो प्लीज आप सोचें और इस तरह की कोई भी इनिशिएटिव को स्टार्ट करें। आपके लिए भी एक बहुत सुकून भरा काम होगा और आपके इस काम के साथ कई जन की लाइफ के अंदर में बहुत अच्छे गुड चेंजेस आप देखेंगे इसमें। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू। अविनाशी। थैंक यू।